हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, इंक्रीज कैसे करें अपना मॉक टेस्ट का स्कोर। आज स्ट्रैटेजी जानते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक सुनेगा। तो बच्चा लोग, सिर्फ 20 से 25 दिन बचे हैं एमएचटी सीईटी के लिए। और हाँ, अब हमें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि सर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूं क्या, मेरी पढ़ाई तो इतनी हुई नहीं है। तो बच्चों, आप सबको मेरा यही सजेशन है, यस, नाउ दिस इज द टाइम। मैंने पहले भी कहा था, 15 अप्रैल के बाद आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अगर अभी तक नहीं दिया तो अब हमें मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चों ने पहले से दे रखी है मॉक टेस्ट, बहुत बढ़िया है, राइट। लेकिन अब यहां से भी शुरू करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा होगा हमारे साथ। सर, अब अगला क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज दूं या फुल सिलेबस दूं। तो बच्चा, है ना, अगर आपको कुछ चैप्टर्स बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, जैसे लाइन एंड प्लेन हो गया, वेक्टर्स हो गया, तो आप उनको चैप्टर वाइज दे सकते हैं और एक आध हफ्ता, ठीक है, उनको और इम्प्रूव कर सकते हैं आप चैप्टर वाइज देकर। बट आई वुड रिकमेंड नाउ कि हमें फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने की तैयारी पूरी पूरी कर लेनी चाहिए। अब भले ही आपकी पूरी पढ़ाई नहीं हुई हो, तो भी हमें चेक करना चाहिए कि यार मेरी जितनी पढ़ाई हुई है उस हिसाब से मेरा स्कोर कितना आता है। अगर मैं 200 मार्क का स्कोर एग्जाम दे रहा हूँ, तो क्या मेरा 60 आता है, क्या मेरा 100 आता है ना, क्या स्कोर आता है मेरा, जितनी मेरी पढ़ाई हुई है अभी तक, है ना, वो क्या मुझे स्कोर दे सकती है, पता करना है मुझे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपकी पूरी पढ़ाई नहीं हुई है तब भी अब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इससे मेरा फायदा होगा क्या, है ना, तो मैं धीरे धीरे सब डिस्कस करूंगा मेरे बच्चे। सर, कितनी मॉक टेस्ट देनी चाहिए, है ना। तो बच्चा, 25 दिन के आसपास हमारे पास है, आई वुड रिकमेंड यार 10 मॉक टेस्ट तो देनी ही चाहिए हमें, है ना। 10 फुल सिलेबस देनी चाहिए क्या सर। तो 10 फुल सिलेबस बोलो या चैप्टर वाइज बोलो, है ना, यस, दोनों मिला के। ओके, तो सर कम से कम फुल सिलेबस कितनी देनी चाहिए। मैं मुझे लगता है कम से कम फुल सिलेबस 6 होनी चाहिए, 5 से 6, है ना, 5 से 6 फुल सिलेबस तो होनी ही चाहिए, राइट। 10 देते हो, बहुत अच्छी बात। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं तो रोज देता हूँ। बेटा, उन सब से फायदा होता है क्या, हम सारा डिस्कस करेंगे, बस 5 मिनट आप पूरा सुनना मुझे। और बच्चों, मॉक टेस्ट तो हम देते हैं ना, बहुत सारे बच्चे रोज देते हैं, बहुत सारे बच्चे अल्टरनेट भी देते हैं, बहुत सारे बच्चे वीकली वंस देते हैं। बट क्या आप मॉक टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉक टेस्ट इज इट्स एनालिसिस, है ना, इसका एनालिसिस करना। जो भी हमने टेस्ट दिया है उससे हमें कुछ सीखना चाहिए कि मेरी गलतियां क्या है, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। और वही मैं आज आपको इस वीडियो में, है ना, कैसे करते हैं बताने वाला हूं। एनालिसिस कैसे करते हैं मॉक टेस्ट का, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमें स्कोर्स को इंप्रूव करने में हेल्प करने वाला है बच्चों। ठीक है, तो इसी के बारे में हमें बात करनी है आज। तो बच्चों, कि प्रोसेस क्या होता है मेरा हमेशा का, हाँ, मार्क्स इंप्रूव करना या एनालिसिस करना टेस्ट का, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो जैसे आप सब बच्चे, आप प्रिपरेशन करते हो, है ना, आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप मेरे साथ कर रहे हो और भी बहुत सारी जगहों पे कर रहे हो। आप सैटरडे संडे या कोई और दिन टेस्ट दे रहे हो, तो टेस्ट तो आपने 1.5 आवर्स दी, 1.5 घंटे का आपने टेस्ट पेपर तो दे दिया। लेकिन टेस्ट पेपर देने के बाद हमारा असली काम शुरू होता है, क्या आप वो करते हो। अगर करते हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर हम एनालिसिस करते हैं। ऐसा ही करते हैं, इससे डिफरेंट करते हैं, कैसा करते हैं, सब बताइएगा, ठीक है, मैं जानना चाहूंगा। तो आपने 1.5 घंटे का टेस्ट दिया, टेस्ट देके आप लगे तो 15-20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। अगर टाइम है आपके पास तो लगातार ही आपको करना चाहिए। और उसके बाद आप हर क्वेश्चन को एनालाइज करिए। एनालाइज करिए कि क्या ये क्वेश्चन इजी था, क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, मुझसे ये क्वेश्चन हुआ, मुझसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, क्या गलती की, कैलकुलेशन एरर था, कॉन्सेप्ट मिसिंग था, क्या था, है ना, सब देखना है। और फिर आपको लिखनी है वो सारी बातें। मैं तो कहूंगा यार, अगर हो सके ना तो एक सेपरेट बुक बना लीजिए आज से, है ना, सेपरेट बुक बना लीजिए फॉर टेस्ट एनालिसिस ना। जो भी हम, जितनी भी हम टेस्ट देंगे, क्यों सर सेपरेट बुक क्यों, ताकि ये हमारे पास हमेशा सामने रहे। नेक्स्ट टेस्ट जाने से पहले, नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले मैं हमेशा चेक करूंगा यार लास्ट टाइम मैंने कौन सी गलती की थी, है ना, वो मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं, राइट। लास्ट टाइम के पेपर में मेरे मार्क्स क्यों इतने आए थे, क्या क्या क्वेश्चंस थे मेरे जो नहीं हुए, मैं उनको इंप्रूव करके ही जाऊंगा नेक्स्ट टेस्ट में। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ना, लेटेस्ट टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस अज्यूम कि मैं एक स्टूडेंट हूं जो एमएसटीसीटी का एग्जाम दे रहा हूं, और ये मेरा पेपर है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा पेपर है, टेस्ट 1 है, इसका सिलेबस मैथ्स पार्ट 1 है, ठीक है। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टेस्ट दिया, है ना। तो लेट अस अज्यूम कि मैंने 1.5 घंटे का टेस्ट दे दिया है। अब 1.5 घंटे के टेस्ट देने के बाद जहां पे भी आपने दिया, आपको सारे क्वेश्चंस दिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब ये पहला क्वेश्चन है,
मुझे ये इजी लगा, है ना, मुझसे ये हो गया, बहुत बढ़िया। सेकंड, लॉजिक पे था, निगेशन वगैरह वगैरह मुझे ये आता है, मैंने ये कर लिया। थर्ड, ये भी मुझे इजी लगा, प्रॉपर्टी था, बहुत सिंपल था, मैंने कर लिया। फोर्थ, कॉन्ट्रापोजिटिव लॉजिक मैंने कर लिया। फिफ्थ, अगेन लॉजिक, बुलियन अलजेब्रा वगैरह वगैरह, इक्विवेलेंट फॉर्म, मैंने ये कर लिया। सिक्स्थ, अब ये मुझे डिफिकल्ट गया, है ना, ये मुझसे नहीं हुआ। ठीक है, मुझे समझ ही नहीं आया ये क्वेश्चन कैसा है। तो मैं कैसे करूंगा बेटा, तो मैं यहाँ पे ना ये देखो, जो मेरा एनालिसिस रहेगा तो मैं यहाँ लिखूंगा टेस्ट नंबर 1 या टेस्ट, और डेट है 16 अप्रैल, है ना, जो भी है मेरा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, मैथ्स, फॉर एग्जाम्पल जो भी सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स, क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं कैसे एनालिसिस करूंगा, ये चैप्टर कौन सा है मुझे समझ में आता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है। तो मुझे ना इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन जो है वो नहीं आया। अच्छा, क्यों नहीं आया, तो कॉन्सेप्ट मिसिंग, मतलब मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कैसे करना है, राइट, सो कॉन्सेप्ट मिसिंग। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट ही मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं लिखूंगा कॉन्सेप्ट मिसिंग, है ना। और ये वही, ये क्वेश्चन अब मेरे पास हाईलाइटेड रहेगा। तो पहले मैं एक एक करके, अभी के भी काम नहीं करूंगा, अभी एक एक करके मैं पूरा एनालिसिस करूंगा। तो यार मुझे पता ही नहीं है सॉल्व कैसे करना है ना, तो कॉन्सेप्ट मिसिंग या मेथड डू नॉट नो, मेथड मिसिंग मतलब मेथड ही नहीं पता मुझे कैसे करना है। जो आपको लिखना है ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपका नहीं हुआ है उसको ऐसे लिखना है। सेवेंथ, सर स्टेटमेंट इक्विवेलेंट टू वगैरह वगैरह पता है मुझको, राइट। एट्थ, ये भी पता है मुझको कैसे करते हैं सर, 9 भी आता है, 10th भी आता है, 11th सर, है ना। तो अगेन अगर आपको दिक्कत जा रही है तो आप लिख सकते हो, लेटेस्ट से मुझे आता है। 12th, ये क्वेश्चन देखा मैंने और मेरे को पता ही नहीं चला, राइट, मुझे मेथड क्या है पता ही नहीं चली। तो अगेन 12th, टॉपिक लिखा आपने, तो सर ये भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, समझ रहे हो ना बेटा। अगेन इनवर्स ट्रिगो का है, ठीक है। और वही लिखोगे आप कि यार कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो कॉन्सेप्ट मुझे करना पड़ेगा, है ना। तो जो भी आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी बेटर हो सकती है मुझसे, आई एम श्योर, ठीक है बेटा, ऐसे आपको एनालिसिस करना है। फिर 13th, है ना, अब ये क्वेश्चन है, मैंने किया लेकिन मेरा आंसर ना मैच नहीं करा यहाँ पे। तो अगेन मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 13, है ना। तो ये ऐसे करके आपको पूरे 50 क्वेश्चन जो है मैथ्स के वो एनालाइज करना है, फिजिक्स के। तो क्वेश्चन नंबर 13 ट्रिगो, तो यहाँ पे क्या लिख, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, अगेन इनवर्स ट्रिगो का है, क्या है, कौन सा क्वेश्चन है देखना है। और यहाँ मेरा ना कैलकुलेशन एरर आया है, राइट। तो कैलकुलेशन एरर, मुझे पता था फॉर्मूला क्या लगाना है, मुझे पता था स्टार्ट कैसे करना है, बट मेरा ना कैलकुलेशन से आंसर मैच नहीं किया, तो मैं समझ गया कि कैलकुलेशन एरर है, ठीक है। तो ऐसे करते करते मैं नेक्स्ट में गया ना, नेक्स्ट में गया, और फिर मैंने कहा यार वेक्टर का क्वेश्चन है, एडजॉइंट का क्वेश्चन है, जो भी है अलग अलग तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये क्वेश्चन है, तो मैं यही कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 17। मुझे तो लगा यार कि ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन जो है, मेरा कैलकुलेशन भी सही है, वो भी सही है, सब सही है, ओके। बट वही मैंने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, सम ऑफ डिस्टिंक्ट रियल बोला था, मैंने ना यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं देखा, मेरा वन वन दो बार आया था। तो है ना, फिर मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि क्वेश्चन प्रॉपरली नॉट रेड, क्वेश्चन, है ना, मैंने क्वेश्चन नहीं समझा अच्छे से, तो क्वेश्चन नॉट रेड प्रॉपरली। तो आपको जो भी है ना, दो तीन अलग अलग टैग में डाल दो, बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं करो, क्या क्या हो सकता है बेटा आप देखो तो, और उसमें ऐसे डालो, ठीक है, मैट्रिसेस का। तो मतलब आपको समझना, फिर एंड में लेटेस्ट ऐसे पूरे 50 एनालिसिस होने के बाद में आपके पास समझ जाएगा कि यार मैंने कैलकुलेशन कितने में एरर किया। तो कैलकुलेशन मिस्टेक वाले कितने मेरे, तो 5 क्वेश्चंस कैलकुलेशन एरर के। कॉन्सेप्ट मिस, मिस कॉन्सेप्ट के या अंडरस्टैंड नहीं हुआ उसका, वो कितने हैं, तो मेरे 10 क्वेश्चंस ऐसे जो कॉन्सेप्ट मिस हुए हैं, राइट। क्वेश्चंस ठीक से नहीं पढ़ा मैंने, राइट, वो कितने हैं, तो वो मेरे 3 हैं। तो मुझे समझ जाएगा कि मुझे क्या क्या करना है, तो ऐसा एनालिसिस आपको करना है, राइट। एक बार हमारे पास ये 50 क्वेश्चन का एनालिसिस आ गया मैथ्स के लिए, वैसे ही फिजिक्स के लिए, वैसे ही केमिस्ट्री के लिए। अब ये काम करने के लिए हमें अराउंड 1 आवर लगेगा, है ना, 1 आवर इसको देना है। इसके बाद हमें काम करना है, जो जो कॉन्सेप्ट मेरे मिस हुए हैं एक एक करके 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करना है। ओके बेटा, हमारे लाइव सेशंस में, हमारे बुक्स में, हर जगह ये सारे मिल जाएंगे हमें क्वेश्चंस। तो 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करना है, नेक्स्ट टेस्ट से पहले प्रिपेयर होके जाना है, राइट। नेक्स्ट टेस्ट से पहले ना प्रिपेयर होके जाना है, नेक्स्ट टेस्ट में इन कॉन्सेप्ट्स को मुझे छोड़ना नहीं है। अगर मैं ऐसा करता रहा ना, तो अगली जो भी टेस्ट आप दे रहे हो, 7 8 टेस्ट 10 टेस्ट, उसमें आपका स्कोर पक्का पक्का कह रहा हूँ 50 अगर अभी आ रहा है ना बेटा, तो 150 160 चला जाएगा पक्का। और मैंने पिछले 13 साल में बहुत सारे बच्चों को इम्प्रूव करते देखा है बाय डूइंग दिस। तो वही कह रहा हूं मैं, अलग से नोटबुक बनाइए और इस तरह का एनालिसिस आपको करना है, ठीक है। कैलकुलेशन एरर्स वाली बात क्या करूं सर, तो उसको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आराम से, अगले बार इन क्वेश्चंस को देखने जाना है, नेक्स्ट टेस्ट से पहले इनको देखते जाना है कि यार ये गलतियां मैं नहीं करूंगा, है ना। ये कैलकुलेशन में मैं कहाँ मिस्टेक करता हूँ, तो कैलकुलेशन में मेरी मिस्टेक जो है ना वो एलसीएम पे हो जाती है, राइट। कैलकुलेशन मिस्टेक में भी आपको वहां पे लिखना है ना, जैसे मैंने यहाँ कैलकुलेशन एरर लिखा,
तो यहाँ लिखना है कि एलसीएम, ठीक है, एलसीएम की मिस्टेक है, एलसीएम मुझे निकालना नहीं आया, तो आपको एलसीएम वाली बात जो है वो इंप्रूव करनी है। तो आपको ऐसे ना एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ना है बच्चों, ठीक है। ऐसे करोगे आप तो पक्का आपकी मिस्टेक्स कम होगी, आपको आपकी वीकनेस पता चलेगी, आपको पता चलेगा यार जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये मुझसे होता ही नहीं है, राइट। तो आपको पता चल जाएगा यार इनवर्स मेरा बहुत वीक है, तो अपने को इनवर्स का सेशन फिर से देखना चाहिए, राइट। इनवर्स के क्वेश्चंस हमें फिर से करने चाहिए जो क्लास में किए, राइट। जो भी कॉन्सेप्ट मिस हुए हैं आप उनको लर्न कर सकते हो, क्योंकि आपको अब क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आपके मिस हुए हैं, और ऐसे करोगे तो आपका स्कोर बहुत शानदार इंप्रूव होगा। हाँ, ठीक है। तो बच्चों मैं वही कह रहा हूँ कि अगर अभी आपके स्कोर 50-60 आ रहे हैं, 50-60 आ रहे हैं, तो निराश ना होइए, हताश ना होइए, है ना, पॉजिटिव अप्रोच करिए। हमेशा सिचुएशंस को पॉजिटिवली अप्रोच करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो पॉजिटिव अप्रोच करिए। अगर आसपास आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स कोई ऐसे हैं जो निगेटिव बातें कर रहे हैं, एक कान से सुनिए और दूसरे कान से छोड़ दीजिए, ठीक है। तो निगेटिव बातों को हमें हमेशा दूर रखना है, हमको हमारी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रखनी है ना मेरे दोस्त। यस, तो बस यही मैसेज है मेरा आज। डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक। हर एग्जाम में मिस्टेक करेंगे लेकिन नई मिस्टेक करेंगे, यही काम करेंगे और ऐसे कर करके हम इंप्रूव कर लेंगे। तो बच्चों बिल्कुल फिक्र ना करिए, है ना, मैं आपके साथ आखिरी दिन तक हूँ, राइट। एमएसटी सीईटी में मचाना ही है, फोड़ना ही है, और हम करके दिखाएंगे। तो पॉजिटिवली अप्रोच करेंगे तो पक्का पक्का हम कर लेंगे। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो, और भी कोई चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं पक्का कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मचाएंगे।